ईरान की, जिसके खिलाफ अमेरिका ने फाइनल चढ़ाई कर दी। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव में मिडिल ईस्ट का गला सूखा हुआ है। कोई नहीं जानता कि कब कौन किस पर हमला कर दे। दोनों के बीच जिनेवा में आखिरी बातचीत होने वाली है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची जिनेवा पहुंच चुके हैं। अमेरिका की तरफ से स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर वार्ता में शामिल होंगे। लेकिन सवाल यह है कि अगर बातचीत सफल नहीं हुई तो क्या होगा? क्या ट्रंप हमले के आदेश पर फाइनल मोहर लगा देंगे? हालांकि बातचीत से पहले ही ट्रंप ईरान की चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन ईरान भी कहां झुकने वाला है? कुल मिलाकर जिनेवा में बातचीत से पहले मिडिल ईस्ट का तापमान चढ़ा हुआ है। अमेरिकी B2 बॉम्बर नाम सुनते ही दुश्मन की रूह कांप जाती है। अब अमेरिका का यही बाहुबली खामेनेई का खात्मा करने के लिए उड़ान भरने वाला है। अगर जिनेवा में बातचीत हुई फेल तो हो जाएगा खामेनेई का खेल। आसमान में मंडराते अमेरिका के दैत्य B2 बॉम्बर ईरान का खात्मा करने के लिए रेडी हैं। ट्रंप ने जिनेवा बातचीत से पहले ही ईरान पर जुबानी बमबारी शुरू कर दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान की वजह से बातचीत विफल हुई तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ट्रंप ने खामेनेई के उन जख्मों को कूरे देते हुए घाव ताजा कर दिए हैं जब पिछले साल जून में ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका ने B2 बॉम्बर से बारूदी बारिश की थी। अब ईरान पर एक बार फिर से संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अगले 24 घंटों में अमेरिका ईरान पर कभी भी हमला बोल सकता है। ईरान के कई शहरों में खतरे के सायरन बजना शुरू हो चुके हैं। इस बीच अमेरिकी एयरफोर्स ने बोइंग को GBU-57 यानी कि बंकर बस्टर बमों का बड़ा ऑर्डर दे दिया है। इन्हीं बमों से अमेरिका ने पिछले साल जून में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर लॉन्च करते हुए ईरानी न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह कर दिया था। ये बम जमीन के नीचे जाकर टारगेट पर हमला करने की ताकत रखते हैं। GBU-57 को दुनिया का सबसे ताकतवर बम माना जाता है, जिसे B2 बॉम्बर से गिराया जाता है। बंकर बमों की कमी ना पड़े, इसके लिए ऑर्डर दे दिया गया है और B2 बॉम्बर को रेडी मोड में रखा गया है। यानी साफ है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ कुछ बड़ा करने वाला है। एक तरफ अमेरिका ईरान पर बमबारी का खाका तैयार कर रहा है, दूसरी तरफ खामेनेई की मिसाइलें भी काउंटर अटैक के लिए तैयार हैं। ईरानी आर्म फोर्सेस के निशाने पर मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के दर्जनों एयरबेस हैं। ईरान की मिसाइलें और आधुनिक फाइटर प्लेन भी अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देने के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। ईरान के पास मिसाइलों और ड्रोन की एक बड़ी फौज है। ईरान की मिसाइल पावर न सिर्फ अमेरिका बल्कि इजराइल को भी चुनौती देने की ताकत रखती है। पिछले साल इजराइल के खिलाफ जवाबी हमले में ईरानी मिसाइलों की ताकत को पूरी दुनिया देख चुकी है। ईरान ने यह हमला तब किया था जब इजराइल और अमेरिका दोनों ने दावा किया था कि उन्होंने ईरानी एयर डिफेंस, मिसाइल फैक्ट्री और परमाणु फैसिलिटी को तबाह कर दिया है। ईरान का सबसे बड़ा मिलिट्री हथियार उसकी मिसाइल और ड्रोन क्षमता है। ईरान के पास लंबी दूरी के ड्रोन के अलावा बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों का बड़ा जखीरा है। इजराइल के साथ 12 दिन की लड़ाई के दौरान ईरान ने 500 से ज्यादा मिसाइलें दागी थी, जिनमें से कई इजराइल के एडवांस्ड मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को बाईपास करके टारगेट पर गिरी थी। ऐसे में अमेरिका ईरान को हल्के में लेने की भूल कतई नहीं कर सकता, क्योंकि खामेनेई के सिर पर भी ट्रंप से बदला लेने का खून सवार है। दुनिया समेत भारत की नजर अमेरिका और ईरान के ऊपर तो लगी है, लेकिन भारत की नजर एक और है जो पड़ोस में बांग्लादेश पर लगी है। यहाँ बांग्लादेश में आज तारिक रहमान नए प्रधानमंत्री बन गए। 36 साल के बाद कोई पुरुष बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बना है। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने संसद भवन में तारिक साहब को पीएम पद की शपथ दिलाई। इसके साथ ही 18 महीने से चल रही अंतरिम सरकार का कार्यकाल खत्म हो गया। तारिक रहमान बांग्लादेश नेशनल पार्टी BNP के अध्यक्ष हैं और वो पहली बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इससे पहले आज दोपहर में BNP के सांसदों ने उन्हें संसदीय दल का नेता चुना था। तारिक रहमान की सबसे मजबूत पहचान ये है कि वो पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के बेटे हैं।
17 साल तक लंदन में रहने के बाद वो 2 महीने पहले ही बांग्लादेश वापस लौटे थे। तारिक रहमान के मंत्रिमंडल में 25 कैबिनेट मंत्रियों और 24 राज्य मंत्रियों को शपथ भी दिलाई गई। इसमें हिंदू मंत्री भी शामिल है। जी हां, हिंदू समाज से आने वाले नितई रॉय चौधरी को शामिल किया गया है। नितई रॉय पेशे से वकील हैं। नितई रॉय की जीत इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने जमात इस्लामी के उम्मीदवार को हराया। इससे पहले भी नितई रॉय हुसैन मोहम्मद की सरकार में यूथ और स्पोर्ट्स मिनिस्टर रह चुके हैं। लेकिन इस बार नितई रॉय का मंत्री बनना भारत के लिए बहुत अहमियत रखता है। बार बार कहा गया कि अल्पसंख्यकों के साथ ज्यादती हो रही है। एक संदेश देने की कोशिश तारिक रहमान ने की कि अल्पसंख्यकों को साथ लेकर चलेंगे। बांग्लादेश की तरफ से 13 देशों को तारिक रहमान के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में निमंत्रण भेजा गया था। इसमें भारत भी शामिल है। हालांकि पीएम मोदी दिल्ली में चल रही एआई समिट और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत आने के प्री शेड्यूल प्रोग्राम की वजह से बांग्लादेश इस शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जा पाए। लेकिन भारत ने इस मौके को भूला नहीं। सबसे पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बधाई दी थी चुनाव जीतने के बाद तारिक रहमान को, सबसे पहले। और अब जब मौका था वहां जाने का उनके शपथ ग्रहण में, तो अपने देश के जो संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति हैं, यानी लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला साहब, उनको सरकार ने चुना कि आप जाइए और वहां पे शपथ ग्रहण समारोह में भारत को रिप्रेजेंट करिए। बांग्लादेश की नई सरकार भारत के लिए बहुत अहम है। भारत को ये उम्मीद है कि नई सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो हमले हो रहे थे उन पर वो वहां पर लगाम लगाएगी, हिंदुओं को सुरक्षित करेगी। तारिक रहमान की कोशिश भारत और बांग्लादेश की दोस्ती को नई पहचान दिला सकती है। मत भूलिए कि जिस सरकार को हटाकर ये सरकार बनी है तारिक रहमान की, बीएनपी की जो सरकार हटी, उनकी नेता शेख हसीना दिल्ली में पनाह लिए हुए हैं, वो हिंदुस्तान में रह रही हैं। और ये बहुत बड़ी वजह है भारत और बांग्लादेश के संबंधों में एक तनाव आने की। उस तनाव को रिड्यूस करना भी भारत सरकार की कूटनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। पहले भी वहां पर बारी बारी से अवामी लीग और बीएनपी की सरकार बनती रही। सरकार हिंदुस्तान में जिसकी भी बने वो दोनों पार्टियों के साथ संबंध रखती थी, जिसकी भी सरकार वहां होती थी। लेकिन ये पहली बार है कि शेख हसीना के दिल्ली में होने की वजह से खालिदा जिया की पार्टी और अब तारिक रहमान की पार्टी उनसे खफा चल रही है। इसीलिए भारत इसको बैलेंस करके चलता दिखाई देना चाहता है। तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने के बाद अब बांग्लादेश में संविधान में बदलाव को लेकर सियासी टकराव तेज हो गया है। दरअसल 12 फरवरी को संसद चुनाव के साथ जुलाई चार्टर पर जनमत संग्रह भी हुआ। इसमें 62% लोगों ने हाँ में वोट दिया। जुलाई चार्टर के मुताबिक नई संसद 180 दिनों के लिए संविधान सभा की तरह काम करेगी। इसमें बांग्लादेश की संवैधानिक और लोकतांत्रिक संस्थाओं में बदलाव किए जाने की बात कही गई। जुलाई चार्टर का मकसद देश में ताकत का एक अधिकार खत्म करना और संतुलन बनाना है। इससे प्रधानमंत्री की ताकत घट जाती है और राष्ट्रपति को अधिकार दिए जाएंगे। इसीलिए अब जुलाई चार्टर पर तारिक सरकार से टकराव बढ़ सकता है जमात का, ये माना जा रहा है। अब कार्यक्रम के आखिर में मैं आ गया हूं और रोज की तरह हम पब्लिक के सेंटिमेंट का आपकी बातों को जरूर दिखाते हैं। बात कर रहा हूं पब्लिक व्यू सेगमेंट की। आज के पब्लिक व्यू में जो हमारी टीम ने सिलेक्ट किए हैं 2 ट्वीट्स, उसमें रूपेश रंजन वो लिखते हैं, ये यूपी पे है, अखिलेश और योगी के बीच जो कुछ चल रहा है, चुनावी फायदे के लिए बने पीडीए का योगी ने मतलब बदल दिया है। अब पी का मतलब प्रगति, डी का मतलब दिन रात और ए का मतलब अनवरत है। जया दीक्षित लिखती हैं सोने के दाम को लेकर, सोने के भाव को चढ़ते ही देखा है, देखते देखते ये इतना चढ़ गया कि हाथ रखना ही मुश्किल हो गया। चढ़ता इतनी स्पीड से है कि अब गिरता भी है तो गिरा हुआ लगता नहीं है। शानदार लिखा है जया जी ने अपने इस कमेंट में। तो आज मेरे साथ चक्रव्यूह में इतने। आपसे कल मुलाकात होगी शाम को 6:57 पर। तब तक के लिए शुभ रात्रि।